विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्यम का हमारा कौन सा सर्ग चल रहा है। प्रथम सर्ग ही हमारे पाठ्यक्रम में है और इसी प्रथम सर्ग में से हम श्लोकों की व्याख्या कार्य को कर रहे हैं। विद्यार्थियों, 26 श्लोक हमारे हो चुके हैं और अब द्रौपदी युधिष्ठिर की बात को सुन करके अपने मन के विचारों को, भावों को प्रकट कर रही है। बड़ी ही तेजस्वी वाणी में द्रौपदी अपने उद्गारों को प्रकट कर रही है और उसके सब्र का जो बांध है वो टूट गया है और इसी प्रसंग में वो कह रही है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। विद्यार्थियों, भवादृशेषु प्रमुदा जनोदितं भवत्येधिशेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्त नारी समया दुराधयः। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है कि आप के सदृश व्यक्तियों के विषय में स्त्री जाति का वचन निम्न प्रकार का है। आप राजनीति के पंडित हैं, नीति निपुण हैं और मैं सामान्य स्त्री हूँ, अतः मेरे द्वारा कहे गए कर्तव्य या करणीय जैसे वचन आपके ऊपर आक्षेप जैसे हो सकते हैं, अर्थात आपका तिरस्कार करने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि मेरी दुखद मनोव्यथा में नारी सुलभ मर्यादाओं को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए मेरी मानसिक व्यथा ने मेरे धैर्य के बांध को तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है और मेरी व्यथा ही मुझे कहने के लिए विवश कर रही है। इसलिए इस कथन में व्यथा और विवशता दोनों है, लेकिन शालीनता की व्यंजना भी है और मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस समय में उचित अनुचित या स्त्री पुरुष की मर्यादा का कुछ भी निर्णय नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रही हूँ। विद्यार्थियों, द्रौपदी के कहने का भाव ये है कि आप जैसे नीति निपुण विद्वान के समक्ष मुझ जैसी स्त्री के द्वारा कर्तव्य मार्ग का जो उपदेश देना है वो सर्वथा अनुचित है या दृष्टतापूर्ण है। ये सब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन फिर भी शत्रुओं की सफलता को सुन करके मेरे हृदय में जो मानसिक व्यथा हुई है वह मुझे यह सब कहने के लिए विवश कर रही है, मजबूर कर रही है। विद्यार्थियों, कितनी सुंदर बात द्रौपदी ने अपने इस श्लोक के माध्यम से कही है कि वो सब कुछ जानती है लेकिन फिर भी कहने के लिए विवश है, क्योंकि यदि वो इस समय नहीं कहेगी तो आने वाले भविष्य के लिए भूमिका तैयार नहीं होगी। अतः ये जो मौका था, इस मौके पर द्रौपदी ने अपने मन के उद्गारों को युधिष्ठिर के सामने व्यक्त कर दिया है। विद्यार्थियों, अब देखिए महाकवि भारवी ने किस प्रकार से शब्दों को बांध करके सुंदर श्लोक की रचना करके वंशस्थ छंद में उपमा और काव्यलिंग अलंकार के माध्यम से द्रौपदी के उद्गारों को प्रकट किया है। इसी प्रसंग में हम अगला श्लोक देखेंगे। अखंडम आखंडल्य तुल्य धामभिष चिरम धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। विद्यार्थियों, अब द्रौपदी
अपनी वाणी को कहते हुए इस प्रकार से कह रही है कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप इंद्र के सदृश तेजस्वी पराक्रमी राजाओं के वंशज हो। इस वंश के पराक्रमी राजाओं ने लंबे समय तक इस वसुंधरा अविच्छिन्न यानी समुद्र पर्यंत तक फैली हुई इस वसुंधरा पर शासन किया है, अपने राज्य को संभाला है, उसका उपभोग किया है और आप उन्हीं के वंशज हो। आपने अपने मिथ्ये प्रसाद के कारण आपने इतनी आसानी से सरलता पूर्वक इसे अपने हाथों से खो दिया है। अपने मिथ्या प्रसाद के कारण शौर्य पुरुषार्थ को छोड़ करके जैसे एक मतवाला हाथी, एक उन्मत्त हाथी अपनी सूंड से अपने सर पर जो माला पड़ी हुई है उसके महत्व को नहीं समझता है और उसे उठा करके अपनी सूंड के द्वारा तोड़ मरोड़ कर फेंक देता है, वैसे ही आपने न अपने पूर्वजों का और न ही अपनी राज लक्ष्मी का महत्व समझा और मिथ्या धर्म पालन के उन्माद में परंपरागत अपने राज्य को स्तंभ बिना किसी प्रतिकार के उन्हें सौंप दिया है। तो विद्यार्थियों, द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालम देते हुए कहती है कि जिस राज्य भूमि का इंद्र के तुल्य प्रभावशाली आपके पूर्वज राजा लोगों ने उपभोग किया था, उस समग्र भूमि को आपने अपने हाथों से उस प्रकार छोड़ दिया है जैसे कोई पागल मस्त हाथी अपने सर पे रखी हुई सुंदर माला को स्रक यानी माला को अपनी सूंड से खींच करके फेंक देता है। तो विद्यार्थियों, द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है कि आपने अपने ऊपर आई संपूर्ण आपत्तियों को खुद ही आमंत्रित किया है और इसके लिए आप ही उत्तरदायी हैं। इसमें देव का कोई दोष नहीं है, भाग्य का कोई दोष नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ पर स्रक इव यानी माला के सदृश, विद्यार्थियों यहाँ पर उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद में द्रौपदी के सुंदर भावों को अर्थ गांभीर्य के साथ में महाकवि भारवी ने प्रस्तुत किया है। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 30 बहुत सुंदर श्लोक है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः सार्थक है, प्रासंगिक है। विद्यार्थियों देखिए, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु येन मायिनः प्रविश्य हि घनन्ति शटास्तथा विधान संवृतांगान निशिता इवेशवः। बहुत ही सुंदर अर्थ गांभीर्यपूर्ण गागर में सागर भरने वाली वाणी से महाकवि भारवी ने हमें अवगत कराया है। को महाकवि भारवी के सुंदर श्लोक में द्रौपदी क्या हमें शिक्षा दे रही है। विद्यार्थियों, तो यहाँ पर द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है कि जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते, ऐसे मूर्ख बुद्धि लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष सर्वदा पराजित होते हैं। जो छल कपट करने वाले दुष्ट लोग यानी मायावियों के साथ में छल कपट नहीं करते, दुष्टता नहीं करते, यानी शटे शाठ्यम समाचरित यानी इस नीति का अवलंबन नहीं करते, यानी चालाकों के साथ में धूर्तों के साथ में धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए और जो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है वो नष्ट उसी प्रकार से हो जाते हैं जैसे बाण कवच रहित शरीर को नष्ट कर देता है।
विद्यार्थियों, ये व्यवहारिक नीति है और यही कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। विद्यार्थियों, तो द्रौपदी इस प्रकार से कह रही है कि षट लोग ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश करके यानी उनके आत्मीय बन के, उनके प्यारे बन के उन्हें मार डालते हैं, जैसे तीक्ष्ण बाण नग्न शरीर वाले योद्धा के भीतर घुसकर उसे मार डालते हैं। तो विद्यार्थियों, द्रौपदी ने हमें कहा है कि शटों के साथ शटता करनी चाहिए। ये नीति है और नीति के अनुसार ही राजनीति में सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, वर्तमान समय में भी हमें इसी प्रकार से अपने व्यवहार को मौका आने पर उसकी प्रवृत्ति करनी चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे साथ में हमारा बुरा चाहते हैं, हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं और मौका आने पर हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों हमें भी ऐसे लोगों को पहचान करके, उनकी परख करके उनसे अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। यदि हम उनका प्रतिकार करते हैं तो बहुत अच्छा है कि मौका आने पर हम भी उनके साथ वैसी ही चालाकी करें, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, उनसे अपना व्यवहार समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा हम हमारे लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच सकेंगे। तो विद्यार्थियों, महाकवि भारवी का जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, ये हमारे पाठ्यक्रम में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रासंगिक है, क्योंकि ये अपने समय में जितना प्रासंगिक था उतना ही आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक है। ये जो नीतियाँ हैं, यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। विद्यार्थियों, इसी व्यवहारिक नीति के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त कर रही हूँ।